वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकर्रुरी फौरी तौर पर होगी। इसहाक डार मुल्क के दूसरे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म हैं। इससे पहले 2012 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में चौधरी परवेज इलाही डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हल्फ की भी खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ खुद या रिश्तेदारों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। माहिर कानून शहबाज खोसा कहते हैं भाई के समधी के लिए डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन बनाई गई। अदालतें इस मामले का नोटिस लेंगी। माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं आइन और कानून दोनों हिसाब से ऐसा कोई ओहदा मौजूद ही नहीं। के अंदर तो ऐसी कोई शिक नहीं है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिप्टी वज़ीर आज़म का या इस तरह का कोई ओहदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई सीट मौजूद नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर किसी कानून ने हमें नहीं दिया हुआ। फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आर्टिकल 90 से लेके 99 तक ये चलता है। वहाँ पर भी ये तज़किरा नहीं है किसी कानून की बुनियाद पर आप कोई नया ओहदा क्रिएट कर लें। अल्लाह इनको हिदायत दे। ये अपने ओथ की भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, बिकॉज ओथ में भी वजीर आजम के है कि आप अपने या अपने किसी रिश्तेदार को कोई फायदा नहीं दोगे। इधर जहाँ पे कोई पोजीशन ऐसी एग्जिस्ट करती नहीं है, अपने बड़े भाई के समधी को ये पोजीशन दे दी। प्रेसिडेंट मौजूद है, परवेज इलाही साहब को भी किया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, उसका सहारा लेते हुए शायद इन्होंने ये किया होगा। जब ये चैलेंज होगा तो अदालतें स्टेप इन करेंगी। ऐसी कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के बावजूद किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। पंजाब भर के किसान सड़कों पर आ गए। कहते हैं हुकूमत तो माफिया की तरह रेट लगा रही है, हमारी गंदम ना खरीदी गई तो कहां जाएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। जो खराब हो रही है, जो गवर्नमेंट अभी इसका रेट लगा रही है वो समझे कि माफिया की तरह है। किसान की कमर टूट गई है, रात भी तबाही के दहाने तक पहुंच चुकी है। 29 अप्रैल को लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने धरना होगा। मौसम के बाद हुकूमत भी किसानों का इम्तिहान लेने लगी। वजीर आजम की हिदायत के बावजूद गंदम की खरीदारी शुरू न की जा सकी। काश्तकार रुल गए। सरकारी सतह पर गंदम न खरीदने के खिलाफ बहावल नगर में किसानों ने महकमा ज़राअत और मुतल्लिका अफसर का अलामती जनाजा पढ़ा दिया। ढोल की थाप पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। आरिफ वाला में काश्तकारों ने बारदाना की फी एकड़ मिकदार बढ़ाने का मुतालबा किया। गंदम है ना, मतलब वो गवर्नमेंट तो खरीद नहीं रही। जो बारदाना वो पास्को वाले दे रहे हैं वो भी जो है ना माफिया ज़राअत उनको मिल रहा है। मंडी में अगर गंदम आई हुई है, गंदम खरीद नहीं रहा है कोई भी। अगर गवर्नमेंट गंदम खरीदेगी नहीं और आड़ती रेट नहीं देगा तो जिम्मेदार क्या करेगा। सियालकोट, हाफजाबाद, उकाड़ा, डस्का समेत मुख्तलिफ शहरों में भी किसान सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन का कहना था अगर हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी तो किसान कहाँ जाएंगे। इसका दाना काला हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कोई हल निकाले। कड़म काट रहे हैं, नेरी बदल डिग पई है, बहुत नुकसान हो गया। किसानों का नुकसान हो रहा है। मेहरबानी करके गंदम का रेट ज्यादा से ज्यादा किया। मलिकवाल में किसान के घर में बारदाने की मुंतजिर गंदम बारिश से मुतासिर होने की वीडियो वायरल हो गई। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को गंदम खरीदारी के लिए पीर तक की डेडलाइन दी है। उनका कहना है वजीर आजम की जानिब से पास्को का हदफ बढ़ाना खुशाइंद है। उम्मीद है पंजाब हुकूमत भी इसी तर्ज का ऐलान करेगी। बिला जरूरत गंदम दरामद करके निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। गलत फैसले से $1 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया हुआ। नई फसल आने के बाद गंदम की खरीदारी ना होने से काश्तकार रुल गए। ज़राए का कहना है वाफिर गंदम होने के बावजूद नेशनल फूड सिक्योरिटी ने 35,87,000 टन गंदम बाहर से मंगवाने की इजाज़त मांगी। ECC ने गंदम दरामद करने की बाकायदा मंजूरी दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त दी गई, जबकि 1 अप्रैल 2024 तक 43 लाख गंदम हुकूमत के पास मौजूद थी। मार्च में सिंध में नई फसल आने से गंदम दरामद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हुकूमत किसानों से मजीद गंदम नहीं खरीद पा रही। गंदम स्टोरेज के इंतजामात भी नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आज़म ने गंदम के मामले पर स्पेशल कमेटी कायम कर दी। 3 रोज़ बाद रिपोर्ट आएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामला काबीना में हल किया जाएगा। हमने इस पर कुछ 6 मीटिंग्स की हैं, मुख्तलिफ एंगल से देखे। एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और 3 दिन बाद वो रिपोर्ट पेश करेंगी। काबीना में उसका मामला हल किया जाएगा।
انہوں نے کسانوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹارگیٹ تھا اس کو بھی بڑھایا۔ پنجاب حکومت کسانوں کا معاشی قتل عام کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب کسانوں سے مقررہ نرخوں پر گندم خریداری سے مکر گئی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں کہ اے پی نے 6 لاکھ ٹن گندم 3900 روپے فی من خریدنے کا اعلان کیا ہے۔ 3 لاکھ ٹن گندم خریداری کے لیے مقامی کسانوں کو ترجیح دیں گے۔ اگر ہدف پورا نہ ہوا تو پنجاب کا کسان کے پی حکومت کو اپنی گندم بیچ سکتا ہے۔ پنجاب حکومت صرف تصویر والے راشن کی نمائش کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا اعتراف ہے، ہم صرف ناکام ہی نہیں نالائق بھی ہیں۔ گارنٹی سے کہتا ہوں موجودہ حکومت 5 سال پورے کرے گی تو قرض 100 کھرب تک پہنچ جائے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جس ملک میں سیاسی انتشار ہو وہاں کی معیشت کمزور ہوتی ہے۔ جب تک سیاسی مسائل حل نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ناکام ہو گئے، نہ صرف ناکام ہوئے بلکہ ہم نالائق بھی ہیں۔ 24 ٹائم ہم آئی سی یو میں جا رہے ہیں، وہاں سے آپ کی مرض کا حل نہیں نکلے گا۔ اس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، معیشت بھی کمزور ہوگی۔ ایک ہی حل ہے، یہاں پر مال بنائیں اور ایکسپورٹ کر سکیں۔ آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ کچھ امپورٹ ریپلیسمنٹ کر دے گی، کچھ بجلی کے مسائل حل کر دے گی، کچھ سڑکیں بن جائیں گی، لیکن جب ان کی ری پیمنٹ کا وقت آتا ہے وہ معاملہ بھی ڈالروں میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا قرضہ 13 میں 9.5 کھرب روپیہ تھا، 18 میں 16.5 کھرب ہو گیا اور آج 39 کھرب ہے۔ یہ حکومت 5 سال پوری کرے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں 100 کھرب کے قریب پہنچ جائے۔ اگر اپنے سیاسی معاملات کو درست نہیں کریں گے یہ معاملات حل نہیں ہوں۔ کسی خام خیالی میں مت رہیں۔ اس وقت ہر پاکستانی 2,88,000 روپے کا مقروض ہے۔ بطور قوم ہم نے آمدن کم اور اخراجات زیادہ کر لیے۔ سابق وزیر خزانہ پنجاب عائشہ غوث پاشا کا تقریب سے خطاب، کہا انکم بڑھانے کے لیے برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ جب ادائیگی ڈالر میں کرنی ہو تو ڈالر چھاپ نہیں سکتے، کمانے ہوتے ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں پچھلے 12 سال میں 2 گنا قرض لیا گیا۔ پاکستانی اس وقت 280,000 روپیز انڈیٹڈ ہے۔ ہم ایز اے نیشن وی ہیو بین لیونگ بیونڈ آور مین۔ جتنا ہم انکم جنریٹ کرتے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہم اخراجات کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس جو انفلوز آف ڈالرز ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے آپ کو آؤٹ فلو آف ڈالر کرنا ہے، تو پھر ڈالر تو نہیں چھاپ سکتے۔ آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آپ لائیں گے؟ اس کی وجہ سے آپ کو آئی ایم ایف اور باقی ملٹی لیٹرلز کے پاس جانا پڑتا ہے۔ جو پچھلے 12 سالوں میں کیا ہے ہم نے ڈیٹ کو ڈبل کر دیا اور اب آن این ایوریج $5.5 بلین ایک سال میں ڈیٹ لے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی پروجیکشنز کے حساب سے اگلے 3 سال میں پاکستان کو تقریباً $60 بلین کی ایکسٹرنل فائنینشیل ریکوائرمنٹ چاہیے ہوگی۔ ملک میں جاری مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ کراچی میں گوشت کے بعد سبزیوں کی قیمتوں نے بھی ہوش اڑا دیے ہیں۔ شہر قائد میں لیمو 180 روپے پاؤ ملنے لگا۔ فیصل آباد کے باسی کہتے ہیں بکرے کا گوشت 2000 سے 2200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، کوئی پرائس کنٹرول نہیں۔ سبزیاں اتنی مہنگی ہے، انسان کیا لے گا؟ لیمبو بہت مہنگے ہو رہے ہیں، 180 پہ پاؤ دے رہا ہے۔ صرف بڑی فیملی ہو تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے اتنا مہنگا خریدنا۔ پرائس کنٹرول ہے نا، یہ باتوں کی حد تک ہے، اس میں عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ چھوٹا گوشت جو ہے وہ تو ویسے ہی ہماری پہنچ سے باہر ہے، 1600 لکھا ہوا ہے، 2200 روپے میں مل رہا ہے۔ جو بڑا گوشت ہے وہ 750 لکھ کے ہمیں 1100 روپے میں دے رہے ہیں۔ اتنے پیسے انسان کماتا نہیں ہے جتنے کا صرف گوشت آتا ہے، تو ایک بندہ 4-5 فیملی کا کیا کرے۔ اور اب جانیں گے موسم کا حال۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی۔ سوات اور باجوڑ میں چھتیں گرنے سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہوئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مختلف علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ اپر اور لوور چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شدید بارشوں سے لوور چترال کے علاقے دروش میں مختلف ندی نالوں میں طغیانی آنے سے چترال گرم چشمہ اور چترال پشاور شاہراہ میں ٹریفک معطل ہو چکی ہے۔ راستے بند ہونے سے سینکڑوں مسافر پھنس گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید نذیر حسین شاہ سے۔ اپر اور لوئر چترال کے میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ شدید بارشوں سے چترال گرم چشمہ چترال پشاور روڈ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہو گئے۔ کلدام نالہ دروش میں سینکڑوں مسافر پھنس کر رہ گئے ہیں اور انتظامیہ کی طرف سے نالے کی صفائی کا کام جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے لوئر چترال مسافروں سے گزارش کی ہے کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے لینڈ سلائیڈ اور پہاڑی تودے گرنے کا خطرہ زیادہ ہے، اس لیے غیر ضروری سفر سے گریز کرے۔
यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में इक़्तिसादी फोरम में सेहत से मुतालिक मुबाहिसे में गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के इक़दामात पर बिल गेट्स को खुसूसी खिराज तहसीन। कहा, बिल गेट्स का जिक्र ना करना गैर मुनसिफाना होगा। बिल गेट्स फाउंडेशन हर साल पाकिस्तान में लाखों बच्चों को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाती है। सऊदी वली अहद अपने इक़दामात से दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। I think the first and foremost problem is global inequities. Now look at COVID. It exposed these imbalances, gaps hugely. Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions, yet we are on the list, red list of climate change, and in 2022 we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of seeking funds from abroad, those were loans, expensive loans. Can a developing country afford that? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियाद में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर से मुलाकात की और पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मुख्तलिफ मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने $1 अरब की सरमायाकारी पर बैंक का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर ने कहा, पाकिस्तान की बड़ी अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब की मेज़बानी में आलमी इक़्तिसादी फोरम का इजलास आज और कल जारी रहेगा। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। दीगर कई ममालिक भी मुआशी मुश्किलात से दो चार हैं। MD IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन से खिताब। कहा, कम आमदनी वाले मुल्कों की मुआशी हालत ख़राब हो रही है। कोरोना के दौरान कम आमदनी वाले ममालिक की मईशत ज़्यादा मुतासिर हुई। ज़्यादा महंगाई वाले ममालिक में महंगाई और माली खसारे पर काबू पाना तरजीहात हैं। In advanced economies, the United States is doing well. Within the emerging market economies, I mentioned India, Indonesia, actually I look at Malaysia. These are countries that are doing well. But then we have a number of countries that are facing significant difficulties. Just to mention some, like Pakistan, Egypt is doing now better. Toughest part of all, low-income countries falling dramatically behind. $3.3 trillion. This is how much the world lost because of the pandemic. In this loss, disproportionately, the low-income countries are most severely impacted. Immediate priorities, there are three. One, get inflation in countries where it is still above target, down to target. Second, focus on rebuilding fiscal buffers. And three, let's find ways to cooperate more. Because fragmentation in the world economy is certainly bad for the prospects for growth. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि गैर दस्तावेजी शोबा हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। 10 खरब का टैक्स मार्केट में ज़ेर गर्दिश है। नकद रकम के इस्तेमाल की बजाय ऑनलाइन के फ़रोग देने की कोशिश है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, हुकूमत ने मुस्तहिक ख़वातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतज़ाम किया है। ख़वातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के ज़रिए दी जाए। Economic variables are moving in the right direction. Certainly we need to bring in more macroeconomic stability and more permanence in it as we go forward. It's almost, half of the economy is in that undocumented sector. With the help of, get onto the digital solutions, which we can actually start moving towards sort of documenting the economy through digital solutions. This Friday, I signed an agreement with McKinsey. They are going to come in and actually help us with end-to-end digitalization of our tax authority. A huge priority for us as we go forward.
जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने एलामिये में कहा है, जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर मुहिम हित्तक-आमेज़ और बेबुनियाद है। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एलामिये में कहा गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। 2005 में वो अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से यहाँ काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रीन कार्ड से मुताल्लिक उस वक्त के चीफ जस्टिस को भी आगाह किया था। ग्रीन कार्ड से वीजा के बगैर अमेरिका का सफर करने की इजाजत होती है। एलामिया में कहा गया है, जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम असासे उनको विरसे में मिले या अपनी वकालत के दौरान बनाए। पाकिस्तान और अमेरिका में जायदादें हैं, असासे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखे हैं। किसी भी कारोबार के इंतजामी उमूर में शामिल नहीं। बतौर जज ऐसा कोई केस नहीं सुना जिसमें उनकी फैमिली का कोई मफाद हो। जज तैनाती से पहले जुडिशल कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी की थी। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हत्या-आमेज और बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार, उनकी अहलिया और बच्चों के सफरी दस्तावेजात सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। ट्विटर पर लिखा, PTI रहनुमा अपने कायदीन से पूछ कर बताएं वो क्या चाहते हैं। उन्हें NOC मिल जाए तो हम मुज़ाकरात के लिए हाजिर हैं। PTI तर्जुमान रऊफ हसन दो टोक पॉलिसी बयान दे चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से होगी। PTI के सेनेटर शिबली फराज ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की मशरूत हिमायत करते हुए कहा, तमाम स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात हो सकते हैं। जिस पर रऊफ हसन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया था। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का बताना है, हलाक दहशतगर्दों में फहीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज शामिल हैं। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मुकाबले में मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। DI खान टांक रोड से सेशन जज के अगवा का मुकदमा पेशावर के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। तहकीकात के लिए पुलिस की खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। हुकाम के मुताबिक कमेटी में CTD, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम शामिल होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक जज की बाजियाबी के लिए CTD में अलग टीम तहकीकात कर रही है। जज की गाड़ी को रिकवर कर लिया गया है और जाए वक़ुआ के रूट की हासिल करदा CCTV पर भी काम जारी है। DI खान रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि कई मुश्तबा अफराद से तफ्तीश भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मुल्जिमों ने जज शाकिरुल्लाह मरवत को गिरा मोहब्बत अड्डा से अगवा करके उनकी गाड़ी को आग लगा दी थी। शाह फैसल कॉलोनी की 16 बरस की हफ्सा 8 माह कबल मदरसे पढ़ने गई, फिर घर न आई। अहल खाना ने तमाम मुतालिका हुकाम और इदारों से रब्ता कर चुके मगर हफ्सा नहीं मिली। कराची से फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट। शाह फैसल कॉलोनी की गलियों में अपनी पोती को तलाश करने वाले सैयद फिरदौस मायूस होकर घर लौट रहे हैं। पोती को घंटों ढूंढना उनका मामूल बन चुका है, जबकि पुलिस के लिए ये केस कोई अहमियत नहीं रखता। लड़कियां लापता हो जाती हैं, वो 4-4 साल बाद आती हैं, साथ में 4-4 बच्चे लेकर आते हैं। खामोश। हफ्सा के बगैर घर में मौत का सन्नाटा है। हफ्सा की वालदा कहती हैं कि पुलिस अगर एहसास जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती तो उनकी बेटी वापस आ चुकी होती। उनकी अपनी बेटी होती तो दूसरे दिन उनके पास होती। बेटी तुम घर आ जाओ, सब घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। हफ्सा के घर वाले कहते हैं कि उसके साथ मदरसे से जाने वाली इकरा से पूछ गछ हो तो दुरुस्त मालूमात मिल सकती हैं। थाना कचहरी के चक्करों से परेशान हफ्सा के घर वालों ने चीफ जस्टिस और मुतल्लिका इदारों के सरबराहान से अपील की है कि उनकी बेटी को अपनी बेटी समझकर बाजियाब कराया जाए। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची।
14 बरस कबल पाकिस्तान से रोजगार की तलाश में मलेशिया जाने वाला नौजवान वहां हादसे का शिकार होकर लापता हो गया। चंद माह कबल सोशल मीडिया पर वकास की वीडियो मंजर-ए-आम पर आई। घर वालों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। अफजल खान की रिपोर्ट। गरीब घराने का नौजवान मोहम्मद वकास खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए कोलालमपुर जा पहुंचा, जहां कुछ ही अरसे बाद एक ट्रैफिक हादसे के दौरान वकास के सर पर गहरी चोट लगी और वो अपनी यादाश्त खो बैठा। घर में खाने को नहीं है कि वालिद का इंतकाल हो गया है। वालदा जो है इसी सदमे में जो है ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और वालिद भी इसी सदमे में जो एक तहज्जुद गुजार आदमी था दुनिया से चला गया है। चंद माह कबल सोशल मीडिया पर मोहम्मद वकास की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसके बाद उसके घर वालों के लिए उम्मीद की एक किरण रोशन हुई है। इनके साथ हादसा पेश आया, एक्सीडेंट होने की वजह से इनका ज़हनी तवाज़ुन खत्म हो चुका है। हमें हमारा बेटा वापस चाहिए। मोहम्मद वकास के रिश्तेदारों के पास इतने माली वसाइल मौजूद नहीं कि वो खुद मलेशिया जाकर उसे तलाश कर सकें। वकास के घर वाले गुज़श्ता 14 बरस से ज़हनी कर्ब में मुब्तला हैं। अहले खाना ने हुकूमत और इंसानी हुकूक की तंजीमों से अपील की है कि वकास को तलाश करके पाकिस्तान लाने में मदद की जाए। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़ कराची। मलेशिया के काउंसिल खाना कराची में खेलों के फरोग के लिए पहली आलमी बेसबॉल तकरीब हुई। काउंसिल जनरल कहते हैं कि खेलों के जरिए माशरे और खुसूसन सोसाइटी को यकजा करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सलाहुद्दीन। मलेशिया के कौंसल खाने में खेलों के फरोग के हवाले से सरगर्मियां जारी हैं। आलमी सॉफ्ट बॉल फेडरेशन की जानिब से पहला आलमी बेसबॉल की तकरीब में सेहतमंदाना सरगर्मियों को उजागर किया गया। मलेशिया के कौंसल जनरल कहते हैं कि खेलों के फरोग के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। Congratulate the Softball Federation of Pakistan for starting the celebration here in the Consulate General of Malaysia in Karachi. फेडरेशन की चेयरमैन यास्मीन हैदर का कहना था कि सॉफ्ट बॉल का खेल पाकिस्तान के नौजवानों खुसूसन खवातीन में तेजी से मकबूलियत के मनाजिल तय कर रहा है। मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़ कराची। कौमी टीम के लिए कोचिंग पैनल का ऐलान कर दिया गया। पहली बार टेस्ट टीम और वाइट बॉल टीम के लिए अलग अलग कोचेस मुकर्रर किए गए। जनूबी अफ्रीका के गैरी क्रिस्टन वाइट बॉल और ऑस्ट्रेलिया के जैसन गैलेप्सी रेड बॉल टीम हेड कोच होंगे। साबिक ऑलराउंडर तीनों फॉर्मेट में असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। भारतीय टीम ने 2011 का वर्ल्ड कप गैरी क्रिस्टन की कोचिंग में जीता था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं टीम के लिए जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। अजहर महमूद दोनों फॉर्मेट के असिस्टेंट कोच होंगे। एहसानुल्लाह की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, अगर कोई जिम्मेदार हुआ तो एक्शन होगा। अजहर महमूद बोले टीम की फिटनेस अहम है, वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को गलतियां दुरुस्त करना होंगी। को हम वाइट बॉल का जेसन ग्लिप्सी को हम रेड बॉल का हेड कोच ला रहे हैं। दोनों फॉर्मेट्स के लिए असिस्टेंट कोच हैं वो अजहर महमूद आ रहे हैं। इन कोचेस को लाने का मकसद ये है कि टीम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें अवेलेबल करके दें। क्रिकेट बोर्ड का काम पैसे इकट्ठे करना नहीं है, ये पैसे क्रिकेट के ऊपर लगाए। एहसानुल्लाह का मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। मेरे पास शिकायत आई कि उसकी ट्रीटमेंट PCB की तरफ से मिस हैंडल, जो भी रिपोर्ट आएगी और उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, गाइडेंस की कमी है कि हम अपने प्लेयर्स को किस तरह ग्रूम करें। कोशिश करेंगे कि इनका फिटनेस लेवल उस लेवल पे आ जाए जहां इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। वो जो माइंड सेट है कि आउट होने का डर है, फियर है, उसको निकालना है। लड़कों को कॉन्फिडेंस देंगे और वर्ल्ड कप में ये सेम मिस्टेक्स ना करें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।